हेलो एवरीवन, आई एम शशांजल श्रीवास्तव और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मेक माई करियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अभी तक की आपने और मेरे दोनों के बीच में जो बातें हुई थी वो अब तो आप जान ही गए होंगे कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को लेकर मैं चल रहा हूं आपके साथ एज अ मेंटोर। मैं आपको गाइड करूंगा डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। क्लियर? तो अब प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली है। मैंने बात की थी इस समय वेल्डिंग और कास्टिंग को लेकर, तो वेल्डिंग के ऊपर भी मैंने एक ब्रीफ समरी बनाई हुई है वीडियो। और अब यहाँ पे कास्टिंग के ऊपर भी ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है, आप उसे भी देख सकते हैं यूट्यूब पे और मेक माई करियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, यानी कि एप्लीकेशन पर। ठीक है, अब मेटल कास्टिंग की बात कर रहे थे। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मेटल कास्टिंग की बात कर रहे थे। तो मेटल कास्टिंग किसका पार्ट है? ऑलरेडी हमने बहुत डिटेल में लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया हुआ है कि ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का एक पार्ट है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का एक पार्ट है। और इसके क्या क्या एप्लीकेशन से ये कहाँ कहाँ पूछा जाता है, ठीक है, कौन से एग्जाम में इसकी वैल्यू ज्यादा है, कौन से एग्जाम में ये ऑप्शनल पेपर में ज्यादा पूछा जाएगा या फिर ये थ्योरेटिकल पेपर यानी कि सब्जेक्टिव पेपर में ज्यादा पूछा जाएगा, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर मेटल कास्टिंग आता है। अगर आप लोग प्रॉपरली, डेफिनेट सी बात है, मैकेनिकल इंजीनियर कोर बैकग्राउंड से बिलोंग करते होंगे तो मेटल कास्टिंग के बारे में बहुत बार सुना होगा। ठीक है, कॉमन सी बात है। अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो इसका मतलब है कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड हैं, और अगर आप मैकेनिकल फील्ड से रिलेटेड हैं तो जाहिर सी बात है मेटल कास्टिंग या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बारे में आपने बहुत देखा, बहुत सुना होगा, अपने कॉलेजेस में सुना होगा। ठीक है, या फिर जहां कहीं से भी आप फर्दर स्टडी करते हैं वहां से आपने इसके बारे में सुना होगा। तो वैसे तो मैंने इन डिटेल फर्स्ट वीडियो बनाई है, ये मेरी सेकंड वीडियो है। ठीक है, तो आप इसे कह सकते हैं ये फॉर एग्जांपल ये ओनली डेमो वीडियो है, सिर्फ और सिर्फ ये डेमो है कि किस तरीके से हम ये देखते हैं कि मेटल कास्टिंग क्या होता है। तो दिस इज डेमो सेकंड। ठीक है, एक वीडियो और इस पे आ चुकी है, वो भी डेमो वीडियो थी। हमने सिर्फ और सिर्फ बात की थी कि कास्टिंग क्या होती है। ठीक है, इन डिटेल ईच एंड एवरी स्टेप को मैंने वहां पे बताया हुआ है कि कास्टिंग का प्रोसीजर क्या है, कहां से कास्टिंग स्टार्ट होती है, कहां पर हम लोग जाकर फाइनल हमारे पास फिनिश गुड आता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो बुक्स वगैरह से आप पढ़ते हो, कोई भी बुक, अच्छे अच्छे राइटर्स की बुक है, तो वो बुक्स और वीडियो में क्या डिफरेंस है? विजुअलाइजेशन का डिफरेंस है। ठीक है, विजुअलाइजेशन का मतलब क्या है कि यहां पर जो मैंने आपको बताया था वो प्रॉपर एक इमेज या प्रॉपर एक वीडियो के माध्यम से बताया था, वीडियो के थ्रू बताया था कि किस तरीके से हमारे पास कास्टिंग प्रोसेस होता है। इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस लेके बताया हुआ था। कई सारे फोटोग्राफ्स थे जो प्रॉपर कहां से थे? इंडस्ट्री के से लिए हुए थे डायरेक्टली। ठीक है, तो उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आपके दिमाग में एक क्रिस्टल पिक्चर बनती है जिससे आपको समझ में आता है कि हाँ ये प्रोसेस ऐसे होता है। ठीक है, अभी पता चल गया कि किस प्रोसेस के बाद ऐसा क्यों किया जाता है। वाई का आंसर देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ ठीक है, अगर हम लोग मेटल कास्टिंग कर रहे हैं तो हमने क्यों पहले लेट अस सपोज क्यों मैंने पैटर्न की बात की थी, तो पैटर्न को पहले क्यों डाला, सैंड को बाद में क्यों डालते हैं? पहले से सैंड को एक बॉक्स में फिल कर देते हैं, उसके बाद पैटर्न को फोर्सफुली क्यों नहीं डाल सकते? डाल सकते हैं, वो भी एक तरीके से एक अलग से वीडियो उसका पूरा एक पैटर्न और सैंड के ऊपर भी आगे आने वाली क्लासेस में आपको मिलेगा। फिलहाल अगर एक क्विक रिवीजन में बताऊं तो क्विक रिवीजन में मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की आपको डेफिनेशन बताई थी। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर? यानी हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, अब हमें उस पर डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट ऑपरेशंस करने हैं, और उन ऑपरेशंस करने के बाद हमें क्या करना है? उस मटेरियल को कन्वर्ट करना है ताकि वो मटेरियल हमारे लिए कैसा हो? यूजफुल मटेरियल की तरह काम आए। क्लियर? तो ये छोटी सी डेफिनेशन थी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हर जगह नहीं करते, ठीक है, और करते भी हैं तो उसके बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन का मतलब सीमाएं हैं, यानी हमें बहुत सारे फैक्टर्स ध्यान में रखने पड़ते हैं कि कहां पर हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करेंगे और कहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस यूज किया जाएगा, कहां पर अवेलेबिलिटी के हिसाब से कौन सा सूटेबल प्रोसेस रहेगा, किस प्रोसेस को हम कहां पर
नहीं कर सकते, हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, मैक्सिमम आउटपुट कैसे मिलेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी ए बॉडी है, मेरे पास एक बॉडी है ए, इस पे मैं दो प्रोसेस मुझे अलाउ करते हैं, ठीक है। मैं प्रोसेस एक्स को भी इस पे कर सकता हूं। क्या प्रोसेस क्या कर रहे हैं, प्रोसेस का नाम है एक्स, और ये हमारे पास ए क्या है, वर्कपीस है, दिस इज वर्कपीस, एक्स इज प्रोसेस, ठीक है। सिमिलरली वाई इज प्रोसेस, दो प्रोसेस हो गए हमारे पास, ठीक है। हमें क्या करना है, इस वर्कपीस का निर्माण यानी इस वर्कपीस की मैन्युफैक्चरिंग करनी है जिसका नाम ए है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, तो दोनों में से हम ये भी देखेंगे ना फाइनली कि हमें आउटपुट किससे ज्यादा मिल रहा है। करने को तो हम दोनों ही प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं, या कभी कभी हो सकता है कि हम प्रोसेस एक्स अप्लाई ही नहीं कर सकते ए की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोसेस वाई ही अप्लाई करना है, या हो सकता है कि दोनों ही अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दो के दोनों अगर प्रोसेस अप्लाई करना पॉसिबल हो तो कौन सा हमें मैक्सिमम प्रॉफिट देगा, ठीक है, क्योंकि एक इंडस्ट्री प्रॉफिट के टर्म्स पे ही रन करती है, मैक्सिमम आउटपुट हमें लेना है, एफिशिएंसी बढ़ानी है। तो प्रोसेस को सेलेक्ट करने के वेरियस फैक्टर्स हैं जो आपको इस समय स्क्रीन पे दिख रहे होंगे कि किस तरीके से प्रोसेस को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो प्रोसेस को सेलेक्ट करने का क्या तरीका है, शेप साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, किस शेप का ऑब्जेक्ट हमें बनाना है, किस साइज का ऑब्जेक्ट बनाना है, उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्रोसेस सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर इसको मैं कनेक्ट कर दूं कास्टिंग प्रोसेस से, तो मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग कास्टिंग करते हैं तो बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स का निर्माण कर सकते हैं। तो अगर मैं साइज की बात करूं तो हैवी ऑब्जेक्ट्स का निर्माण किया जा सकता है, किस प्रोसेस से, कास्टिंग प्रोसेस से। मैं बात किसकी कर रहा हूं यहां पे, कास्टिंग प्रोसेस की कर रहा हूं, और साइज कैसी रहेगी, हैवी साइज रहेगी, अराउंड 100 to 150 टन तक हैवी मटेरियल्स की भी कास्टिंग से मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है। एग्जाम्पल्स हमने बहुत सारे लिए हुए थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रोड रोलर्स हो गए, या फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लूं तो बड़े बड़े मशीन्स के जो बेड्स होते हैं जैसे लेथ बेड, सीएनसी बेड, ठीक है। डाई कास्टिंग के लिए जो डाई बनती है, इट वॉज इटसेल्फ मेड ऑफ कास्टिंग, यानी कि कास्टिंग की हेल्प से पहले डाई बनाएंगे और उस डाई से भी कास्टिंग करेंगे। तो डाई भी बहुत बड़ी बड़ी हैवी एक मैन्युफैक्चरिंग ऑब्जेक्ट है। तो सिंपल सी बात है कि साइज क्या होगी, हैवी साइज के ऑब्जेक्ट को कास्टिंग से बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं अगर शेप की, तो शेप कैसे रह सकते हैं हम लोग, शेप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स शेप, यानी कितने भी जटिल से जटिल आकृतियां अगर मुझे बनानी हो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यानी कास्टिंग प्रोसेस से, तो हम इजीली बना सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि शेप और साइज के अकॉर्डिंग हम लोग क्या चुनते हैं। सिलेक्शन मतलब चुनना, क्या चुनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को चुनते हैं, और कास्ट, लेट अस सपोज मैंने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन सा चुना, कास्टिंग, तो उससे हम लोग कैसे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, जिस कॉम्प्लेक्स शेप के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और हैवी साइज के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो ये एक प्रकार का अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो एडवांटेज भी है किसका, कास्टिंग प्रोसेस का। क्लियर। अगर अब मैं बात करता हूं सेकंड स्टेप, मैन्युफैक्चरिंग में हमें क्या देखना पड़ता है, एक्यूरेसी अच्छी आनी चाहिए और सरफेस फिनिश अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी सरफेस फिनिश हमें देखनी है, तो कास्टिंग प्रोसेस, अगर लेट अस सपोज मैं बात कर लेता हूं, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, कास्टिंग प्रोसेस है। तो कास्टिंग प्रोसेस से जो हमारे पास मटेरियल हम बनाएंगे उसकी अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास फाइनल जो प्रोडक्ट बनता है उसकी सरफेस फिनिश उतनी अच्छी नहीं होती है, ठीक है। तो कास्टिंग एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जिसको बनाना बहुत आसान है, ठीक है, लेकिन और हमें हैवी ऑब्जेक्ट्स भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात कर लूं सरफेस फिनिश की, तो सरफेस फिनिश के मामले में कास्टिंग एक लेवल नीचे आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिस्ट में। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की कई सारी लिस्ट में नाम लिखूं तो कास्टिंग जो है वो निचले स्तर पर आएगा, यानी कि हमें सरफेस फिनिश पुअर मिलती है, बहुत अच्छी नहीं मिलती। लेकिन इसको सही करने का भी एक तरीका है कि हम लोग कास्टिंग करने के बाद क्या कर सकते हैं, वेरियस मशीनिंग ऑपरेशंस कर सकते हैं, किस पर, जो हमारे पास फाइनली वर्कपीस बनके हमारा तैयार हुआ है। तो ये एक प्रकार से क्या है, लिमिटेशन है। क्लियर, दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ कास्टिंग, ठीक।
और सिमिलर चीज एक्यूरेसी के साथ भी है, अगर सरफेस फिनिश अच्छी नहीं मिलेगी तो एक्यूरेसी भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड होती है। एक्यूरेसी को सही करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं, हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरीके से हम जो हमारे पास फिनिश गुड है, प्रोडक्ट जो बन चुका है, उसकी एक्यूरेसी को कैसे मेंटेन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज रिक्वायरमेंट बाय द ऑब्जेक्ट, यानी प्रॉपर्टीज जो एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी फाइनल प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, है ना। क्यों बढ़िया होनी चाहिए? क्योंकि हमें वो ऑब्जेक्ट यूज करना है, उसकी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, वो रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमें देखने में भी अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज इंटरनल और एक्सटर्नल यानी फिजिकल प्रॉपर्टी साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टी दोनों ही बहुत ज्यादा मैटर रखती है। तो प्रॉपर्टीज का हमें खास ख्याल रखना है जब कभी भी हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेलेक्ट करते हैं। तो अगर हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेलेक्ट किया कौन सा, कास्टिंग, तो जो प्रॉपर्टीज है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट होती हैं। प्रॉपर्टीज को सही करने के लिए अब कोई भी चीज हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक छोटा सा टर्म आता है डिफेक्ट। ठीक है, अपने आप में बहुत छोटा सा वर्ड है लेकिन ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर नजरअंदाज किया जाए, इग्नोर किया जाए। एरर या फिर डिफेक्ट को सही करने का हर एक प्रोसीजर में, हर एक प्रोसेस में अपना तरीका है। कास्टिंग में भी बहुत सारे डिफेक्ट आते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल बात कर लूं तो हमारे पास कास्टिंग में आता है कि सॉलिडिफिकेशन अनइवन रह सकता है। प्रॉपर्टीज कैसे अलग हो सकती हैं? क्योंकि एक ब्लो होल नाम का होता है एक डिफेक्ट, मिश्रण नाम का होता है एक डिफेक्ट। ठीक है, तो बहुत सारे डिफेक्ट हैं जो इसमें आ सकते हैं। हमें क्या करना है, उन डिफेक्ट को एलिमिनेट करना है और जैसे जैसे एलिमिनेट करते जाएंगे प्रॉपर्टीज इंक्रीज होती जाएंगी, बढ़िया होती जाएंगी, बेटर होती जाएंगी। तो वो भी करना पॉसिबल है। तो कास्टिंग में प्रॉपर्टीज के उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है अगर हमारे पास जो हमारे एरर्स आते हैं उसको निकालने के संसाधन या फिर सोर्सेज हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लास्ट फैक्टर जिस पे कोई भी सिलेक्शन मैटर करता है, इज कॉस्ट। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इकोनॉमिकली अगर देखें तो हर एक इंडस्ट्री चाहती है, हर एक इंजीनियर इसीलिए रखा जाता है कि इकोनॉमिक से इकोनॉमिक चीजें वो बनाए इंजीनियर। ठीक है, तो इकोनॉमिक चीजें कैसे बनाएंगे हम, जब हम लोग कॉस्ट को डिग्रेड करेंगे। तो जनरली कई टाइप की कॉस्ट आती हैं। कॉस्ट में अगर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करूं तो हम लोग इनिशियल लेवल पे दो कॉस्ट लेते हैं। ठीक है, एक कॉस्ट होता है जो इंस्टॉलमेंट कॉस्ट होता है और दूसरा कॉस्ट कहलाता है रनिंग कॉस्ट। ठीक है, वैसे और भी कई कॉस्ट होते हैं, ओवरहेड कॉस्ट होता है, ठीक है, टाइम लैप कॉस्ट होता है। फिलहाल के लिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो हम मैक्सिमम ध्यान देंगे, ठीक है, वो देंगे किस पर, कि कॉस्ट जो हमारे पास है, एक हो गया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या में इनिशियल और दूसरा कॉस्ट कौन सा हो गया, रनिंग। तो इनिशियल कॉस्ट अगर मैं बात करूं तो वो भी कास्टिंग में बहुत ज्यादा नहीं है। क्यों नहीं है? कॉस्ट का डायरेक्ट रिलेशन किससे होता है? कॉस्ट का डायरेक्ट रिलेशन होता है अवेलेबिलिटी से। ठीक है, जिस चीज की अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता ज्यादा होगी उसकी कॉस्ट डेफिनेट सी बात है कम होने लगेगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपके मन में क्लियर होगा क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सा चीज है कि जिस चीज की अवेलेबिलिटी, अगर अवेलेबल कोई चीज ज्यादा है, अगर मैं यहां पे लिख दूं लेट अस सपोज कि अगर अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो कॉस्ट उस चीज की ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं हमारे पास अवेलेबिलिटी हमें क्या चाहिए, एक हमारे पास कास्टिंग ऑपरेशन के लिए, तो मैंने डिस्कस किया था लास्ट टाइम में क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें सैंड चाहिए, फॉर एग्जांपल बॉक्सेस चाहिए, मोल्ड चाहिए, ठीक है, पैटर्न चाहिए। पैटर्न भी वुड के, वैक्स के या किसी मेटल के बनाते हैं, ये तीनों नाम आपने सुने होंगे, बहुत कॉमनली मिल भी जाएंगे। फर्नेस चाहिए। फर्नेस एक ऐसा टर्म है यहां पर जो थोड़ा सबसे ज्यादा कॉस्टली है अगर मैं ओवरऑल कास्टिंग प्रोसेस की बात करूं। ठीक है, फर्नेस के बाद हमें क्या चाहिए होता है, फर्नेस के बाद फाइनली हमें कुछ टूल्स चाहिए, और टूल्स भी हम बात कर चुके हैं चीप होते हैं, बहुत ज्यादा महंगे टूल्स कास्टिंग में यूज नहीं होते, और ओवरऑल कॉस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज एक तरीके से और हो जाती है। इनिशियल तो हो गया, ये सारी चीजें इनिशियल हो गया, हमें फर्नेस लाना है, सैंड लाना है, बॉक्स लाना है, मोल्ड तैयार करना है, पैटर्न तैयार करना है, ये इनिशियल कॉस्ट हो गए। और इनिशियल कॉस्ट के साथ साथ हमें क्या देखना है, रनिंग कॉस्ट।
रनिंग कॉस्ट कौन से हो गए कि हमें क्या करना है कि इसका हैवी से हैवी साइज बना सकते हैं और मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे जिस चीज में प्रोडक्शन मास होता है वहां पे ऑटोमेटिकली जो ओवरऑल कॉस्टिंग है वो लो हो जाती है। क्लियर? मास प्रोडक्शन में ओवरऑल कॉस्टिंग क्या हो गई? लो हो गई। इसमें जो हमारे पास वर्कर हैं वो स्किल्ड के साथ साथ सेमी स्किल्ड वर्कर भी चल जाते हैं, यानी कि कास्टिंग प्रोसेस में सेमी स्किल्ड वर्कर्स का भी इस्तेमाल या फिर उनको एम्प्लॉय किया जा सकता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ये लेस्ट कॉस्ट इफेक्टिव है ओवरऑल देखा जाए तो ये भी एक प्रकार का एडवांटेज है। ठीक है, जो कि कास्टिंग प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है। तो ये सिंपल से एक छोटा सा पॉइंट था जो किससे डील कर रहा था कि किस किस तरीके से हम सिलेक्शन करते हैं। अब बात करेंगे कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि मैंने आपको बताया था कि फर्नेस क्या होता है, फिर हम आगे चल के देख रहे थे कि सैंड होते हैं बहुत टाइप के। मैंने आपको बताया था कि सैंड के वेरियस टाइप्स होते हैं। हर जगह हर सैंड का यूज नहीं किया जा सकता, हर जगह हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, लिमिटेशन है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू वेरियस अवेलेबिलिटी। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली एक हमने बताया था कि एक हमें क्या बनाना होता है, मोल्ड कैविटी बनानी होती है। कैविटी यानी रिक्त स्थान, खाली जगह। मोल्ड कैविटी किससे बनाते हैं? पैटर्न से बनाते हैं। अब पैटर्न किस चीज का होता है? तो बहुत सारे हम लोग ऑब्जेक्ट्स का पैटर्न इजीली बना सकते हैं। यहां पर जो अब मैं बात करूंगा वो पैटर्न की बात करूंगा। ठीक है, एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे क्योंकि ईच एंड एवरी टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक टॉपिक से, चाहे वो ऑब्जेक्टिव लेवल पेपर हो यानी एसएससी जेईई फर्स्ट पार्ट हो या फिर एई आने वाला है, एई का फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, उसमें भी पूछा जाता है और पूछा जाएगा। या एसएससी जेईई का अगर मैं सब्जेक्टिव पेपर की बात करूं या इंटरव्यू लेवल पे जब भी आप जाएंगे, तो अगर आपने बता दिया कि आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एक टॉपिक है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, और जिसकी गारंटी मैं ले रहा हूं कि अगर आप वीडियोस देखते रहेंगे, कंटिन्यूअसली मेरे साथ बने रहेंगे, तो आप जब इंटरव्यू पैनल में बैठेंगे तो आप ये डेफिनेटली कहेंगे कि हाँ सर, ये 3 सब्जेक्ट मेरे फेवरेट हैं, यहाँ पे मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जिसमें से आप 3 में से एक नाम डेफिनेट सी बात है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का गारंटीड है कि लेंगे ही लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कास्टिंग की। तो कास्टिंग में पैटर्न एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर शो करेगा। तो अब पैटर्न ले लेंगे, उसके बाद पूरा का पूरा पैटर्न डिस्कस करेंगे। कम से कम 3 से 4 लेक्चर पैटर्न पे लूंगा मैं और इन डिटेल एवरी पॉइंट क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि पैटर्न होता क्या है। तो डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं कि पैटर्न क्या होता है, तो इट इज द रेप्लिका। रेप्लिका को और आसान शब्द में कॉपी भी कहा जा सकता है। रेप्लिका का मतलब क्या है? कॉपी। फोटोस्टेट सुना होगा ना कि आपने एक दुकान पे गए और एक पेपर का फोटोस्टेट करा लिया और सेम टू सेम वैसा ही निकल आया, तो वही है कॉपी, या टेक्निकल टर्म में इसे रेप्लिका कहेंगे। और रेप्लिका का मतलब किस चीज का रेप्लिका? जो हमें प्रोडक्ट बनाना है उसका हम लोग ऑलरेडी एक रेप्लिका, एक कॉपी या एक मॉडल तैयार कर लेते हैं। ठीक है, जैसे होता नहीं है कि हर एक प्रोटोटाइप के बाद एक मॉडल बनता है, या फिर अगर मॉडल का यूज करके ही फाइनल प्रोडक्ट को बनाया जाता है, वैसे ही यहां पे हम क्या करेंगे, पैटर्न इज ऑल्सो नोन एज, यू कैन से दैट, कि यहां पे मैं बता देता हूं दिस इज प्रोटोटाइप, यानी कि इसी का हर एक कॉपी बनाया जाएगा। इस प्रोटोटाइप को कॉपी करते जाएंगे और कॉपी करते करते हमारे पास जो भी हमें प्रोडक्शन करना है ना, यानी कि टू बी प्रोड्यूस्ड, कास्टिंग टू बी प्रोड्यूस्ड, उसी का कॉपी करते जाएंगे और कॉपी करते करते हम लोग फाइनल प्रोडक्ट की ओर बढ़ेंगे। आसान शब्द में बोलूं तो मुझे जो वर्कपीस बनाना है फाइनली, सेम वैसा ही ऑलरेडी एक पैटर्न बना लेता हूं। बट डिफरेंस क्या है? ठीक है, क्वेश्चन आया होगा सर हम पहले ही ये चीज बना ले रहे हैं तो फिर फाइनल प्रोडक्ट भी वही बन रहा है, तो वो कैसे बनाएंगे, पैटर्न कैसे बन जाएगा? ठीक है, तो पैटर्न इज टेम्पररी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मुझे एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना है जो कि किसी ना किसी हो सकता है, लेट अस सपोज मेटल एल्युमिनियम का है, या फिर मैं बात कर लूं अगर मान लेते हैं एल्युमिनियम का नहीं तो फिर कोई एलॉय है, तो उस एलॉय को बनाने के लिए मैंने जो पैटर्न बनाया वो एल्युमिनियम या एलॉय का नहीं होगा,
वो किस चीज का होगा? हो सकता है मैं वुड का ले लूं, हो सकता है मैं वैक्स का ले लूं, हो सकता है किसी अन्य सस्ते मेटल का ले लूं जिसकी कॉस्ट मुझे बहुत ज्यादा ना पड़े। तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं और ये पैटर्न कैसे होते हैं? ये वन टाइम यूज होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है? वन टाइम यूज का मतलब कि बहुत ज्यादा कॉस्टली हमें नहीं पड़ेंगे। अगर हमारा पैटर्न खराब भी हो जाता है तो वो हम कॉस्ट बियर कर लेंगे, और लेकिन हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनना चाहिए वो बेस्ट से बेस्ट बनना चाहिए। तो पैटर्न क्या हो गया? एक प्रकार का कॉपी हो गया, और इसी कॉपी को हम क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे। और पेस्ट हमारे पास क्या हो गया? जो चीज पेस्ट हुई दैट इज वर्कपीस, यानी कि फाइनल वाली वर्कपीस। और जो चीज हमने कॉपी की वो क्या की थी? किस चीज की? पैटर्न की कॉपी की थी। ठीक है, पैटर्न की हमने कॉपी की और कास्टिंग प्रोसेस किया। कास्टिंग प्रोसेस कैसे किया? प्रोसेस क्या होता है इसके बारे में मैंने डिटेल में बात की थी लास्ट लेक्चर में। अब बात करते हैं कि पैटर्न क्या होता है। तो पैटर्न से हम लोग क्या करेंगे? पेस्ट करके फाइनल ऑब्जेक्ट, फाइनल हमारे पास जो वर्कपीस बनाना है हमें, फिनिश गुड, वो तैयार कर लेंगे। ठीक है, यहां पे लेकिन एक छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है, छोटा सा टर्म, और ये अपने आप में पूरे के पूरे पैटर्न में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है। एक रेप्लिका यानी कॉपी तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन विथ सम मॉडिफिकेशन लिखा हुआ है। क्लियर? क्या लिखा हुआ है? विथ सम मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? कि हमने पैटर्न में थोड़े से चेंजेस किए हैं। मॉडिफाई करना मतलब चेंज करना। ठीक है, तो जो हमारा पैटर्न रहेगा वो हमारे फाइनल प्रोडक्ट के जैसा रहेगा, लेकिन उससे थोड़ा सा अंतर रहेगा, थोड़ा सा अलग रहेगा। अलग रहने का मतलब क्या है? कि हमने मॉडिफाई किया है, थोड़े चेंजेस किए हैं। अब ऐसा नहीं कि हमारा मन कर रहा था, इंजीनियर का कोई एक इंजीनियर बैठा हुआ था कि ठीक है हम पैटर्न को एज इट इज वैसा बना लेते हैं जैसा हमें फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हर एक चीज का जो यहां पे किया जाता है इंजीनियरिंग लेवल पे या फिर किसी भी प्रोसेस में, तो वो फॉर अ रीजन किया जाता है। मॉडिफिकेशन का भी एक पर्टिकुलर रीजन है क्यों हम पैटर्न को थोड़ा सा मॉडिफाई या थोड़ा सा चेंज बनाते हैं हमारे फाइनल जो प्रोडक्ट बनने वाला है उससे। तो अगला जो पॉइंट डिस्कस करेंगे दैट इज ऑल अबाउट मॉडिफिकेशन, कि हम लोग क्या मॉडिफिकेशन करें। मॉडिफिकेशन को अगर इजी टर्म में बोला जाए तो क्या चेंजेस करें, और चेंजेस किस में करने हैं? हमें पैटर्न में करने हैं। यानी पैटर्न में हम क्या चेंजेस करें किसी भी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने से पहले, और चेंजेस क्यों करें। दो ऑप्शन है, दो क्वेश्चन है हमारे पास कि क्या चेंज करें और करें भी तो क्यों चेंज करें। क्लियर? तो इन दोनों की बात करते हैं अगले ही स्लाइड में कि ठीक है, लेट अस सपोज कि पहले बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस होंगे, फिर एक एक चेंज के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे कि ये चेंजेस हमने क्यों किए। क्लियर? तो अगले साइड में देखिए, द मॉडिफिकेशन आर इन द फॉर्म ऑफ अलाउंस। ठीक है, अलाउंस का मतलब क्या होता है? अगर मैं बात करूं जो लोग डिप्लोमा करके आए हैं तो अलाउंस को उन्होंने पढ़ा होगा छूट। ठीक है, कि कई सारे छूट यानी कई सारे अलाउंस दिए जाते हैं। किसे दिए जाएंगे? ये अलाउंस दिए जाएंगे पैटर्न को। क्लियर? ये अलाउंस किसे दिए जाएंगे? पैटर्न को दिए जाएंगे। और इसीलिए इसको कहीं कहीं आप किसी किसी क्वेश्चन में पैटर्न अलाउंस के नाम से भी पाएंगे। अगर पैटर्न अलाउंस की बात की जाए तो आपके सामने जो ये 5 वर्ड लिखे हुए हैं, 5 लाइनें, 5 पॉइंट्स, वही पैटर्न अलाउंस कहलाते हैं। तो बात कितने हो गए? कितने अलाउंस देंगे हम? 5। अगला क्वेश्चन क्या है? ये तो हो गया क्या क्या देंगे। अब बात करते हैं क्यों ये अलाउंस दिया जाएगा। तो पहला अलाउंस है श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस। ठीक है, एक एक करके डिटेल में बात करेंगे कि श्रिंकेज या कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस क्या होता है, ड्राफ्ट या टेपर अलाउंस क्या होता है, मशीनिंग और फिनिशिंग अलाउंस क्या होता है, रैपिंग और शेक अलाउंस क्या होता है, डिस्टॉर्शन और कैम्बर अलाउंस क्या होता है। ठीक है, हर एक टॉपिक को कवर करने में लगभग 1 लेक्चर लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ और सिर्फ श्रिंकेज अलाउंस की बात करूं तो श्रिंकेज अलाउंस को मैं पूरा के पूरे 1 लेक्चर में कवर करूंगा। तो इसका मतलब जो भी वीडियो आने वाली है आपके सामने, जो भी लेक्चर आने वाला है वो बहुत डिटेल में आने वाला है। उसका रीजन यही है कि बहुत ही बार इस
टॉपिक से क्वेश्चन बोर्ड में, या यानी कि कॉम्पिटिशन लेवल चाहे जेई हो चाहे एई हो, इवन अगर मैं बात करूं गेट और ईएस लेवल पे भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया, गेट लेवल पे, ठीक है। न्यूमेरिकल सेक्शन भी इसमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं अब, अभी फिलहाल के लिए आप ये नाम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अपनी नोट्स बना रहे हो तो नोट्स ले लीजिए, ये नाम आप नोट कर लीजिए। इनको मैं इस वीडियो में नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि अगर मैं 1 बाय 1 इसी को डिस्कस करूंगा तो ये बहुत लंबी वीडियो बनेगी, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ किसे डिस्कस करूंगा, श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस को। उसके बाद जब आप अगली वीडियो पे आएंगे तो हम ये बाकी के सारे अलाउंसेस डिस्कस करेंगे। तो अभी क्या करते हैं, श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन अलाउंस की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, श्रिंकेज अलाउंस। श्रिंकेज अलाउंस क्या होता है, श्रिंक का क्या मतलब होता है, अगर शुद्ध हिंदी में बात की जाए तो सिकुड़ना। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मेटल कास्टिंग की बात करूं तो मेटल को हमने जब किसी भी कैविटी में पोर किया था, पोर का मतलब उड़ेल दिया था, ये हमारे पास कैविटी है, मैंने इसे क्या किया, उड़ेल दिया। उड़ेला क्या, लिक्विड मेटल या मोल्टन मेटल को उड़ेला। तो उड़ेलने के बाद धीमे धीमे क्या होगा, वो सॉलिड होगा, सॉलिड में कन्वर्ट होगा, जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए जो टर्म यूज किया गया था वो सॉलिडिफिकेशन यूज किया गया था। क्या यूज किया गया था, सॉलिडिफिकेशन। तो अब बात करते हैं कि यहां श्रिंकेज अलाउंस क्यों दिया गया पैटर्न को, ये किसको दे रहे हैं, याद रखिएगा ये अलाउंसेस किसे दिए जा रहे हैं, पैटर्न को। और पैटर्न क्या होता है ये लास्ट वीडियो में मैंने इन डिटेल में डिस्कस किया था, ठीक है। अब देखते हैं और पैटर्न क्या होता है, अभी हमने ये भी देखा, अब देखते हैं कि श्रिंकेज अलाउंस क्या होता है। तो श्रिंकेज अलाउंस क्या होता है, श्रिंकेज अलाउंस एक प्रकार का अलाउंस होता है। जब हमने मोल्टन मेटल को पोर किया, वो ठंडा हो गया, तो आपने एक थर्मल का सुना होगा, एक थर्मल की थ्योरी है, ठीक है, कि थर्मल इंजीनियरिंग में हमने पढ़ा था, जब कोई भी चीज लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होती है तो उसका जो एरिया या वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाता है, होता है, एरिया या वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि आप मान लेते हैं कि अभी आप किसी भी जो मंथ चल रहा है अभी वो अगस्त का चल रहा है, अगर आप इमेजिन करिए ये दिसंबर और जनवरी का महीना होता तो आप सिकुड़ के रहते है कि नहीं, सिकुड़ के क्यों रहते, क्योंकि आप में क्या होने लगा है कि एटमॉस्फेयर आपका ठंडा होने लगा है, आपको ठंडी लगने लगी है। तो वैसे ही जब मेटल को क्या लगने लगेगी, ठंडी लगने लगेगी, मेटल सॉलिड होने लगेगा, तो वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अब मैं बात करता हूं यहां पर, लेट अस सपोज मैंने इतनी बड़ी एक कैविटी बनाई है, ठीक है, इतनी बड़ी कैविटी बनाई है। अब मुझे इसमें क्या डालना है, हमें डालना है यहां पे मेटल, ठीक है, हमें डालना है यहां पर मेटल। और मेटल कैसा डालेंगे हम, जो मेटल डालेंगे दैट वाज लिक्विड इन स्टेट, हम यहां पे लिक्विड मेटल को डाल देंगे। ये हमारे पास दिस इज कैविटी, और इस कैविटी में हम क्या डालेंगे, लिक्विड मेटल डालेंगे, और लिक्विड मेटल को इसमें भर देंगे। लेकिन जब इस लिक्विड मेटल सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो ये जो इतना भरा हुआ एरिया नजर आ रहा है वो फाइनली आपको कुछ कम नजर आने लगेगा, लाइक दिस, क्लियर। और कुल मिलाकर जो आपको ये पोर्शन नजर आ रहा है वो इस तरीके से हमारे पास इतना बच जाएगा। यानी कि पहले जो एरिया हमने देखा था वो एरिया यहां से यहां तक हमने वॉल्यूम बनाया था, लेकिन जैसे ही वो ठंडा हो गया यानी कि सॉलिड स्टेट में आ गया, तो सॉलिड स्टेट में आने के बाद उसमें कुछ ना कुछ डिक्रीमेंट हो गया उसके वॉल्यूम में। क्यों हुआ, क्योंकि हर एक चीज जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती है वो वॉल्यूम में डिक्रीज होती है। तो अब बात करते हैं यहां की डेफिनेशन से, व्हेन द लिक्विड मेटल, यानी कि अभी हमारे पास जो मेटल है वो किस स्टेट में, लिक्विड, ठीक है। लिक्विड स्टेट का मतलब क्या है कि हमारे पास जो मेटल का टेम्परेचर है वो क्या है, टेम्परेचर इज मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा होगा, ठीक है, विल बी अलाउड टू सॉलिडिफाई। अगर मैं बात करूं कि अब यहां पे क्या हो गया, सॉलिड स्टेट में आ गया, यानी कि जो टेम्परेचर है वो एम्बिएंट टेम्परेचर पे पहुंच गया। एम्बिएंट का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे पास सराउंडिंग है,
जिस सराउंडिंग में हमने वर्कपीस को रखा है उस टेम्परेचर पे पहुंच गया तो वो क्या हो गया, सॉलिड हो गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इन द कैविटी देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ श्रिंकेज ऑफ मटेरियल, क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट कि किस चीज की पॉसिबिलिटी है, कि मटेरियल श्रिंक हो जाए, छोटा हो जाए। ठीक है, अब बात करते हैं कि छोटा होने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि मेरी बॉडी इतनी बड़ी वॉल्यूम लेकर चल रही है और मुझे अपना एक रेप्लिका यानी एक कॉपी इतना बड़ा बनाना है, लेकिन मैं क्या करूंगा, जब बन जाएगा तो श्रिंक हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो मैं क्या करूं कि ये जो मेरी बॉडी है मैं इसे ऑलरेडी थोड़ा सा बड़ा करके बनाऊं। ठीक है, मैंने अपनी बॉडी को थोड़ा सा बड़ा करके बनाऊं। इमेजिन करिए कि अगर मेरे बॉडी को फिर से बनाया फाइनल प्रोडक्ट में, और वो उसकी टेंडेंसी क्या है, वो क्या होना चाहेगा, श्रिंक होना चाहेगा। तो बड़ी बॉडी जब श्रिंक होगी तो किस स्टेज में आ जाएगी, नॉर्मल स्टेज में। तो सिंपल सी बात है कि हमें यहां पे अलाउंस कैसे देना है कि बॉडी को, या बॉडी का मतलब यहां क्या है, पैटर्न को थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे ताकि फाइनली वो श्रिंक होके क्या हो, छोटा या एक्चुअल साइज का बने। ठीक है, तो यहां पे एक छोटा सा पॉइंट आता है कि व्हेन लिक्विड मेटल इज कूल्ड या कूलिंग टू पोरिंग टेम्परेचर, दो टेम्परेचर यहां पे आए हैं। पोरिंग टेम्परेचर को हम यहां TP से डिनोट करेंगे और फ्रीजिंग टेम्परेचर को TF से। यानी कि जब पोरिंग टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होगा, जब मैं हॉट मोल्टेन लिक्विड मेटल को उड़ेल रहा हूं, मतलब जिस समय मैं उड़ेल रहा हूं किसी कैविटी में मेटल को, उस टेम्परेचर को पोरिंग टेम्परेचर कहा जाएगा। जब मेटल उड़ेला जा चुका है तो वो फ्रीज होना यानी सॉलिडिफाई होना शुरू होगा, उसे फ्रीजिंग टेम्परेचर कहेंगे। फ्रीज होने का मतलब ये नहीं है कि अब पूरे तरीके से जम गया है। फ्रीज होने का मतलब क्या है, लिक्विड अब क्या हो गया है, फ्रीज होना या फिर जमना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जो उस समय जो श्रिंकेज अलाउंस दिया जाएगा उसे क्या कहेंगे, लिक्विड श्रिंकेज। ठीक है, याद रहेगा। याद करने का क्या मतलब है, रटना नहीं है। रटने का से अच्छा है कि आप कॉन्सेप्ट समझिए कि अभी क्या था हमारे पास, क्या था, हॉट था। क्या हॉट था, मोल्टन। मोल्टन का मतलब पिघला हुआ। क्या मोल्टन था, लिक्विड स्टेट में मेटल था। ठीक है, तो इस अब ये किस में कन्वर्ट होना चाह रहा है, होना तो चाह रहा है सॉलिड में, लेकिन अभी भी ये किस में है, लिक्विड में। और चूंकि ये अभी भी लिक्विड में है और होना चाह रहा है सॉलिड में, अभी हुआ नहीं है कंप्लीटली, इसलिए इसे लिक्विड श्रिंकेज कहते हैं। क्लियर। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, अगर इसको समझने से पहले मैं आपको एक स्टेप और क्लियर कर देता हूं। यहां देखिए, ठीक है, यहां पे अगर मैं बात करूं तो लेट अस सपोज ये जो मैं टीपी बता रहा था, ये पॉइंट है टीपी। ये मैंने एक ग्राफ लिया है। ये ग्राफ किसके बीच है, इस एक्स एक्सिस पे ये टाइम है और वाई एक्सिस की बात करूं तो दिस इज टेम्परेचर। तो ये ग्राफ किसके किसके बीच हो गया, टाइम एंड टेम्परेचर ग्राफ इसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इस ग्राफ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देख लीजिएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस करिए पॉइंट नंबर ए पर। ठीक है, तो पॉइंट नंबर ए ये रहा, और पॉइंट नंबर ए एक ऐसा पॉइंट है कि इस पॉइंट पर मैं क्या कर रहा हूं, जब टाइम कितना है, जीरो, टाइम कितना है, 0 सेकेंड, तब मैं क्या कर रहा हूं, तुरंत मेटेरियल को, मोल्टन मेटल को उड़ेल दे रहा हूं। तो यानी कि यहां पे हॉट मेटल को क्या किया जा रहा है, या हॉट तो ऑब्वियस सी बात ही होगी, लिक्विड मेटल की बात कर लेते हैं कि लिक्विड मेटल को क्या किया जा रहा है, पोर किया जा रहा है। ठीक है, हम लिक्विड मेटल को उड़ेल रहे हैं किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, और उस समय मेटल का टेम्परेचर कितना माना गया है, टीपी माना गया है, टीपी माना गया है। क्लियर। और टाइम कितना है, 0 सेकेंड। ठीक है, इस समय अब धीमे धीमे मेटल क्या होना चाहेगा, सॉलिड में कन्वर्ट होना चाहेगा, और सॉलिड में कन्वर्ट होना चाहेगा, लेकिन अभी भी अवस्था कैसी है उसकी, लिक्विड है। ठीक है, और धीमे धीमे समय बढ़ता जा रहा है। यहां से देखिए, अगर मैं इस तरीके से एक लाइन बना लूं, वर्टिकल लाइन, तो यहां पे समय कुछ बढ़ गया है, कुछ एक्स्ट्रा सेकंड मान लेते हैं, लेट अस सपोज 2 सेकंड। आफ्टर 2 सेकंड्स क्या हो रहा है कि ये यहां से यहां आ रहा है, तो आपको टेम्परेचर कैसा दिखाई दे रहा है, डिक्रीज, और टाइम कैसा दिखाई दे रहा है, इंक्रीज।
यानी कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ मेटल का टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। और यहां पर आ गया है, अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं तो ए से बी तक जो लीनियर लाइन हमारे पास आई हुई है वो क्या, उसे क्या कहेंगे, लिक्विड स्टेट। और इस समय जो हमारे पास श्रिंकेज आएगा उसे क्या कहेंगे, लिक्विड श्रिंकेज। क्लियर? इसी को मैंने लास्ट वाले आपको फाइल में दिखाया था, लास्ट वाली स्लाइड में, इसी को कहेंगे लिक्विड श्रिंकेज अलाउंस। क्लियर? तो इसी पॉइंट पर इसे लिक्विड श्रिंकेज अलाउंस कहते हैं। अब बात करते हैं अगला पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या निकल के आता है कि ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ श्रिंकेज, प्रोसेस श्रिंकेज ऑफ द मटेरियल इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। अब मुझे एक चीज बताइए, बहुत ही सिंपल सा मैं एग्जांपल लेता हूं, मेटल वेटल भूल जाते हैं। मैंने क्या किया, एक आइस लिया और आइस को जब टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, वाटर में। और वाटर का और टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा, वो वेपर में। तो यहां पे हमने क्या किया कि आइस लिया और उस आइस का टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा टेम्परेचर आता है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है कि टेम्परेचर जो हमारे पास है वो कांस्टेंट हो जाता है, बस फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये आपने सुना होगा, थर्मल का एक बहुत बेसिक सा लॉ है कि सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, फेज ट्रांसफॉर्म होता रहता है, यानी एक फेज से दूसरे फेज में चीजें चली जाती हैं। क्लियर? तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी चेंज यूज किया जाएगा। अगर मैं बात कर लूं कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं पॉइंट कहां पर आ चुका हूं, पॉइंट नंबर बी पे आ चुका हूं। लेट अस सपोज हम कहां आ गए हैं, पॉइंट नंबर बी पर आ गए हैं। और यहां पर बी के इस तरफ, इस पॉइंट पर जो टाइम हमने लिया था वो लेट अस सपोज 2 सेकंड लिया था। बी के इस तरफ यहां पर जो टेम्परेचर है इट इज टीएफ। टीएफ को क्या कहेंगे, फ्रीजिंग टेम्परेचर। और यहां पर इस तरफ सॉलिड स्टेट है, सॉरी इस तरफ यहां पर लिक्विड स्टेट है, और इस तरफ जाएंगे तो यहां पर इस पॉइंट पर सॉलिड स्टेट है। क्लियर? एक तरफ लिक्विड एक तरफ सॉलिड, लाइन है हॉरिजॉन्टल, यानी कि टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ हीट में चेंज हो रहा है। और ड्यू टू दिस चेंज इन हीट क्या हो जा रहा है कि हमारे जो लाइन है वो कांस्टेंट है, सॉलिडिफिकेशन हो रहा है। और एक्चुअल में देखा जाए तो यहीं पे हो रहा है, क्योंकि जो मटेरियल था वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है। कहां पर हुआ है, B to C। दैट इज वाई दिस लाइन इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन एंड दिस एरिया इज नोन एज, अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन अलाउंस। क्लियर? तो अलाउंस हम पढ़ कौन सा अलाउंस रहे हैं, श्रिंकेज अलाउंस। श्रिंकेज अलाउंस के अंदर भी हमने कितने अलाउंस देख लिए, 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा भी जो जेई में पूछा भी गया है। लिक्विड श्रिंकेज अलाउंस किसे कहते हैं, क्लियर हो गया। सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज अलाउंस किसे कहते हैं, क्लियर हो गया। यानी कि ए टू बी आए, लिक्विड लिक्विड ही चल रहा है, अभी कुछ भी सॉलिड नहीं हुआ है, सॉलिड होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चल कौन रहा है, लिक्विड। और सिर्फ लिक्विड लिक्विड चल रहा है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, लिक्विड श्रिंकेज अलाउंस। बी टू सी क्या हुआ कि अब लिक्विड से सॉलिड की ओर बढ़ने लगा है, लेकिन लिक्विड से सॉलिड की ओर बढ़ने लगा है, और अब इसे इस पोर्शन को सॉलिडिफिकेशन कहेंगे, और इस अलाउंस को क्या कहेंगे, इस श्रिंकेज को क्या कहेंगे, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज। क्लियर? यानी कि फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि लिक्विड टू सॉलिड जब चीजें बदल रही होंगी उस समय जो हमारे पास श्रिंकेज अलाउंस होगा, उस श्रिंकेज अलाउंस का नाम क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज अलाउंस। क्लियर हो गया? 2 टाइप के श्रिंकेज अलाउंस के अंदर भी हमने पढ़े अलाउंसेस। अब बात करते हैं नेक्स्ट
तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि श्रिंकेज अलाउंस कितने प्रकार से दिए गए, हमने ऑलरेडी लिक्विड श्रिंकेज अलाउंस, ठीक है, और सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज अलाउंस ऑलरेडी हम दे चुके हैं। अब मैं बात करता हूं, लेट अस सपोज कि अगले फिगर की बात की जाए, यहां पे आइए, ठीक है। व्हेन सॉलिड कास्टिंग कूल्स फ्रॉम फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर अगर आपने फिगर पे ध्यान दिया होगा तो एक टेम्परेचर लिखा हुआ था TF बीच में। सबसे पहला टेम्परेचर कौन सा था? TP यानी कि पोरिंग टेम्परेचर, उसके बाद आया TF यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर, यानी कि इस समय हमारे पास क्या शुरू हो चुका था कि लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन स्टार्ट हो चुका था। तो अब हम कहां गए? TF से लेकर अब हम एम्बिएंट टेम्परेचर यानी कि TA पर जाने लगे और TA पर पहुंच चुके हैं। यानी कि अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आपको यह नजर आएगा कि हमने क्या किया कि लेट अस सपोज TF से स्टार्ट किया, दिस इज ऑल्सो TF, दिखाई दे रहा होगा कि इस पॉइंट पर भी कोई भी टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है तो यहां पे भी टेम्परेचर कितना है? TF, और यहां पर टेम्परेचर फिर से नीचे की ओर जाने लगा है, यानी टेम्परेचर डिक्रीज होने लगा है। क्यों डिक्रीज होने लगा है? क्योंकि टाइम जो है वो क्या होने लगा है? इंक्रीज होने लगा है। टाइम बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर घटता जाएगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आएंगे एंड दिस पॉइंट इज नन अदर देन TA, या फिर इसे क्या कहेंगे? एम्बिएंट टेम्परेचर भी कहा जाएगा। तो दिस इज एम्बिएंट टेम्परेचर। अगर मैं बात कर लूं बहुत सिंपल सी, तो एम्बिएंट टेम्परेचर यहां पे हमने क्या पढ़ा कि स्टेट कौन सी है? लिक्विड स्टेट। तो श्रिंकेज कौन सा हो गया? लिक्विड स्टेट श्रिंकेज। यहां पे क्या हो रहा है? फेज ट्रांसफॉर्मेशन, तो सॉलिडिफिकेशन सॉरी, तो फेज ट्रांसफॉर्मेशन यानी सॉलिडिफिकेशन का मतलब क्या है? सिंपल सा कि यहां पे सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज अलाउंस कहा गया। यहां पे क्या हो रहा है? सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है। अब पॉइंट C पर जो मेटल पहुंचा तो वो सॉलिड में कन्वर्ट अब हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ श्रिंकेज या फिर अभी भी उसमें सॉलिडिफिकेशन हो रही है, और सॉलिडिफिकेशन हो रही है तो दिस विल बी द, इस पोजीशन पे कहा जाएगा इसे सॉलिड श्रिंकेज अलाउंस। क्लियर? अब इसे क्या कहेंगे? सॉलिड श्रिंकेज अलाउंस। डाउट क्लियर हो गया? डेफिनेशन पे चले, ठीक है। फिगर को एक बार फिर से देख लीजिए और फिर हम डेफिनेशन पे चलते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है कि यहां पर हम कहां से कहां गए? फ्रीजिंग टेम्परेचर से एम्बिएंट टेम्परेचर पर। तब जो श्रिंकेज होगा उसे क्या कहेंगे? सॉलिड श्रिंकेज कहेंगे। तो हम डिटेल में बात कर रहे थे किसकी? एक तरीके से श्रिंकेज अलाउंस की। हमने बात किसकी की? पैटर्न की। पैटर्न से बात किसके पे आए हम लोग? अलाउंस पे। अलाउंस में कौन सा अलाउंस पढ़ रहे थे? श्रिंकेज अलाउंस। श्रिंकेज अलाउंस के अंदर कितने हमने देख लिए? 3। कौन कौन से श्रिंकेज अलाउंस देखे? फ्रीजिंग, सॉलिडिफिकेशन, और उसके बाद फाइनली हमने देखा सॉलिड श्रिंकेज। क्लियर? तो अब बात करते हैं इन सब अलाउंस को किस तरीके से कंपनसेट किया जाएगा। कंपनसेट का मतलब क्या है? अब ये अलाउंस हमें देना है तो कैसे हम समझेंगे कि हमें कहां कितना अलाउंस देना है, ठीक है। तो मैं इस टॉपिक को खत्म करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज बता दूं कि ये ऑलमोस्ट एक बहुत ही लंबा टॉपिक है श्रिंकेज अलाउंस। इसको मैं यहां पर समराइज करूंगा, लेकिन इसी के आगे से कंटिन्यू किया जाएगा जब मैं नेक्स्ट डेमो लेक्चर आपके पास 3rd लेकर आऊंगा। वहां पर इन डिटेल अभी श्रिंकेज अलाउंस को और पढ़ना बाकी है, ठीक है। जितनी चीजें मैंने अभी आपको यहां पर फिनिश की हुई है वो ऑलरेडी पेपर में आती है और पूछी गई है, एंड आई कैन गारंटी यू कि श्रिंकेज अलाउंस पे आपको इससे लंबा और इससे डिटेल में लेक्चर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे बात कर लेते हैं फिर से कि किस तरीके से हमने कितने अलाउंस पढ़े? 3 अलाउंस, लिक्विड पढ़ा, सॉलिडिफिकेशन पढ़ा और उसके बाद सॉलिड पढ़ा। तो 2 अलाउंस को यहां पे देखते हैं कि कौन कौन से हो गए। लिक्विड अलाउंस यानी कि कहां, जहां हम टीपी से किस में जा रहे थे? टीएफ में जा रहे थे। सॉलिडिफिकेशन अलाउंस जहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था, बस हम लोग किससे जा रहे थे? लिक्विड स्टेट से किस में जा रहे थे? सॉलिड स्टेट में जा रहे थे। तो 2 अलाउंस ये हो गया। इनको कंपनसेट कैसे किया जाएगा?
राइजर की हेल्प से किया जाएगा। राइजर क्या होता है मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। राइजर कितने प्रकार के होते हैं हम इन डिटेल आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और राइजर की हेल्प से इन दोनों अलाउंस को क्या किया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा। क्लियर, कंपनसेट करेंगे। और इन दोनों अलाउंस को रिप्रेजेंट किस में करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज ऑफ श्रिंकेज वॉल्यूम, या फिर परसेंटेज वॉल्यूम में रिप्रेजेंट किया जाता है। और परसेंटेज वॉल्यूम में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसकी यूनिट इज समहाउ mm³ और मीटर क्यूब, इस तरीके की यूनिट आती है। श्रिंकेज बहुत कम होता है और बहुत ही मिनिमम डिफरेंस आता है, जिसलिए जनरली जो आप देखेंगे यूनिट्स वो कौन कौन सी होंगी, mm³ ही होगी। क्लियर, तो याद रखिएगा कि इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन को परसेंट वॉल्यूम में। वॉल्यूम का मतलब यूनिट क्या हो गई, समहाउ mm³। क्लियर, कोई डाउट इसमें कि वॉल्यूम की यहां पे क्यूब क्यों रखा हुआ है, क्योंकि यहां पे वॉल्यूम की बात की जा रही है। तीसरा अलाउंस हमने कौन सा पढ़ा था, श्रिंकेज अलाउंस। तो श्रिंकेज अलाउंस कैन बी कंपनसेटेड बाय इंक्रीज इन पैटर्न, यानी कि पैटर्न साइज को मैं बड़ा कर दूंगा। ठीक है, पैटर्न को मैं बड़ा कर दे रहा हूं तो ये क्या हो जा रहा है, हमारे पास एक तरीके से कंपनसेट हो जा रहा है। अभी मैंने कुछ सेकंड्स पहले आपको, कुछ मिनट पहले एग्जांपल दिया था कि मैं क्या कर लूं, अपनी साइज को ही बड़ा कर लूं, फिर उसके बाद जब मैं डिक्रीज होऊंगा, सॉलिडिफाई हो जाऊंगा, तो हमें एग्जैक्ट साइज मिल जाएगी। तो वही चीज हमें यहां पर करनी है कि साइज ऑफ पैटर्न को बढ़ा देना है। कितना बढ़ाएंगे उसकी भी बात की जाएगी। ईच एंड एवरी पॉइंट हैज अ एग्जैक्ट फॉर्मूला जिसपे ये डेराइव किया जाएगा। ठीक है, और इसे टर्म को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, लीनियर डायमेंशन। और लीनियर का मतलब क्या हो गया, जो यूनिट आपको मिलेगी सॉलिड श्रिंकेज की वो किस में मिलेगी, mm में मिलेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लिक्विड और सॉलिडिफिकेशन किस में मिलेगा, mm³ में मिलेगा, और सॉलिड श्रिंकेज किस में मिलेगा, mm में मिलेगा। ये दो के दोनों ही पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको नजर आएगा कि किस तरीके से हम कितना कहां पर श्रिंकेज अलाउंस देंगे। कई मेटल्स के हमने कई सारी डिटेल स्टडी करके एक फिक्स डेटा निकाल लिया है कि किस मेटल में कितना अलाउंस देना जरूरी है। जिसका डेटा हमें अवेलेबल नहीं होता है, जिसमें चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, उसका हम लोग बाय यूजिंग फॉर्मूला कैलकुलेट करके, मैथमेटिकल फॉर्मूला करके यूज करके हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज द शॉर्ट समरी। मैं अभी भी ये कहूंगा कि ये शॉर्ट समरी थी, ये खत्म नहीं हुआ है। अभी ये 60 से 70% श्रिंकेज अलाउंस हमने पढ़ा हुआ है। एक छोटा ज्यादा से ज्यादा एक फिगर देख लीजिएगा। हीट ट्रांसफर का मतलब क्या है कि यहां से हीट निकल रही है। ठीक है, हीट निकल रही है, इधर से भी मैं हीट निकाल रहा हूं, दिस इज हीट। यानी कि क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। और टेम्परेचर डिक्रीज किस टर्म में होगा, पहले पोरिंग टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, उससे कम क्या होगा, फ्रीजिंग टेम्परेचर, और सबसे कम क्या होगा, एम्बिएंट टेम्परेचर। ये आपने देख लिया। अब बात करते हैं, ये साइज डिक्रीमेंट हो रहा है। ये जो एरो दिखाया गया है दिस इज साइज डिक्रीमेंट। पहले इस पूरे के पूरे मोल्ड कैविटी की जो मैंने फिगर बनाया था वो इतनी वॉल्यूम थी। अब जब इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, हीट निकल रही है, तो सॉलिडिफिकेशन, ये क्या हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो चुका है, और यहां पर साइज डिक्रीज होके कुछ कम हो गई है। ठीक है, अगर मैं mm में बात करूंगा तो कौन सा आएगा, सॉलिड श्रिंकेज अलाउंस। अगर मैं mm³ में बात करूंगा तो कौन सा आएगा, लिक्विड एंड सॉलिडिफिकेशन श्रिंकेज अलाउंस। तो जिस तरीके से इन डिटेल बात अभी की गई है, अगले लेक्चर में भी की जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड लेट्स अचीव एक्सीलेंस टुगेदर।